आज हम पाठ 12 गुंडाधुर पढ़ेंगे। यह लेखक मंडल द्वारा प्रसारित किया गया है। इसमें बस्तर में जो रहते हैं आदिवासी लोग, उनके बारे में और बस्तर की प्रकृति के बारे में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्रकृति सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुंदर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। छत्तीसगढ़ में है ये। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर जो है क्या है, प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की जो है क्यों सुंदरता है ये, क्योंकि यहाँ क्या है, कलकल करती नदियों का आवाज़ है, झरझर बहते झरने हैं, मनोरम पर्वतमालाएं हैं और यहाँ की जो चहकती हुई पक्षियों की आवाज़ें हैं वह वहाँ के दृश्य देखने वाले आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफ़ी है, अर्थात पर्याप्त है। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासी की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। बस्तर में रहने वाले जो आदिवासी हैं वह क्या है, एक निश्चल मुस्कान लिए हुए होते हैं। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। बस्तर के लोग कैसे होते हैं, बहुत सरल, निष्कपट और काफ़ी ईमानदार होते हैं। ये शांतिप्रिय और धैर्यवान होते हैं। ये शांतिप्रिय और धैर्यवान भी होते हैं, अर्थात धीरज वाले होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण के शिकार हो जाते हैं। यह इतने सरल और भोले हैं कि इन लोगों का शिकार भी या शोषण भी हो जाता है। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। सामान्य रूप से यह शांत रहते हैं, किंतु यदि इनको उकसा दिया जाए तो यह क्या करते हैं, शत्रुओं को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तात्कालिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। इस पाठ में उस समय का बताया गया है जब बस्तर के लोगों ने शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1909 से 1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यह घटना कब की है, 1909 से 1910 की। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बालिग हो गए थे। वे क्या थे, 1903 में ही बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया। ब्रिटिश शासन ने क्या किया, उन्हें 1908 में शासक घोषित किया। वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। शासक घोषित करके वहाँ एक दीवान नियुक्त उनको कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पंडा। उसको क्या नाम था, जो वहाँ का दीवान था उसका, बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों के पिट्ठू था। जो अंग्रेजों का क्या था, पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था। वह अपने बेतुके आदेश देता था और वहाँ की प्रजा लोगों की मुश्किलें को बढ़ा देता था। उनका मनमाना शोषण करता था। उनका क्या करता था, मनमाना शोषण करता था और उन पर अत्याचार करता था। उनका मनमाना शोषण करते हुए उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुरण जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके बीच राज परिवार के जो एक लोग था, वो क्या नाम था उसका, चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। वे लोग जो थे, राज परिवार के लोग थे, वे भी उनके अत्याचार और कुटिल नीति जो बनाते थे उससे वे भी त्रस्त थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। बस्तर में जो लोग रहते थे उनकी जीविका वन पर ही आधारित होती थी। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे अपने जीवन यापन करते थे। वन से जो उनको वस्तुएं मिलती थी उनसे ही वह अपना जीवन यापन करते थे। वन पर उनका ही एकाधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति बनाई जिसके कारण उन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। वन से ही अपना जीवन यापन करते थे, वन पर उनका एकाधिकार था, पर जो वहाँ के दीवान थे बैजनाथ पंडा, उन्होंने ऐसी नीति बना दी कि वन का अधिकार करना एक सीमित क्षेत्र में हो गया। वे अपनी आवश्यकताओं की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी
तरसने लगे। वे अपनी आवश्यकताओं की जो छोटी छोटी वस्तुएं थी उनके लिए भी तरसने लगे। अलग से दातौन और पक्षियों तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। उनको अलग से दातौन और पत्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति आदेश लेनी पड़ती थी। इतना सीमित कर दिया गया था। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे। इधर देखा जाए तो रियासत के कर्मचारी जो प्रजाजन है उससे दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे और उन्हें राजा से मिलने तक नहीं दिया जाता था। व्यापारी सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। व्यापारी जो लोग थे सूदखोर और जो शराब के ठेकेदार लोग होते थे उनका शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था। यह वहाँ के जो दीवान थे बैजनाथ पंडा उसके कारण और आदिवासी लोग जो बहुत भोले थे उनके कारण हो रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे जनता में असंतोष फैलने लगी। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। 1909 में सभी आदिवासी जनता ने कालेंद्र सिंह और वहाँ की रानी जो थी सुवर्ण कुंवर उसके साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष बाण भाले एवं फरसे थे। वह अधिकांश अर्थात हजारों की संख्या में कहाँ पर एकत्र हुए? इंद्रावती नदी के किनारे। और उनके हाथ में धनुष बाण भाले और फरसे रखे थे। इन सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इस बैठक में उन्होंने संकल्प लिया कि वे बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे अर्थात उनसे लड़ेंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति में एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना गया। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने की सोचे गए और इसमें एक उत्साह युवक जिसको गुंडाधुर कहा जाता है उसको विद्रोह का नेता चुना गया। गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था। गुंडाधुर क्या था? नेतानार नामक एक गांव का रहने वाला युवक था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। वह युवक क्या था? बहुत निडर, साहसी और सत्य बोलने वाला था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उनमें था। आदिवासियों की रक्षा के लिए किसी से भी वह टकरा जाने की साहस रखता था। आज इतना हो ही, क्योंकि वह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज इतना ही। बाकी का वीडियो अगले भाग में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, त्रुटि है तो बताइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।